बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हसन साहब एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्क्लोजर्स। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टाम्प एक्ट 1899 बेसिकली है क्या, और स्टाम्प पेपर जारी करवाते हुए और स्टाम्प पेपर पर तहरीर लिखवाते हुए आप कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी करते हैं कि बाद में अगर आपको कोर्ट जाना पड़ जाए तो कोर्ट कहती है ये स्टाम्प पेपर तो ठीक तरीके से जारी नहीं हुआ या इसके ऊपर जो तहरीर है वो सही नहीं लिखी हुई। तो आज उन्हीं सारी गलतियों को जो आप स्टाम्प पेपर जारी करवाते हुए, तहरीर करवाते हुए, गलत फॉर्म पे आप जब जाके जारी करवाते हैं तो वो जो गलतियाँ आप करते हैं उन चीज़ों को इंशाल्लाह आज एड्रेस करेंगे। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो अगर आप ये देखें, रोज़ाना की बेस पे हर बंदा कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर रहा होता है, कभी मोटरसाइकिल का, कभी गाड़ी का, कभी प्रॉपर्टी का, कभी कोर्ट पर्पज़ के लिए, यानी जनरल पर्पज़ के लिए आप स्टाम्प पेपर जारी करवा रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें आज आपको बताने जा रहा हूँ इनका आपको लाजमन पता होना चाहिए, एक ले मैन के तौर पर भी, और अगर आप स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं तब भी, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तब भी, सीनियर वकला साहबान को तो ये पता होता है। और मैं यहाँ पे ये बात जो आखिरी बात वो पहले कर देता हूँ कि सारी चीज़ें जो आपको बताऊँगा उसके बाद भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आपने किसी माहिर कानूनदान से भी जो है वो मशवरा करना है कि मैंने फलां जो है वो एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे कौन सी मालियत का स्टाम्प पेपर जारी करवाना चाहिए और उसके ऊपर जो तहरीर है वो किससे लिखवानी चाहिए और कैसी लिखवानी चाहिए, तो वो आपको इंशाल्लाह बेहतर मशवरा देंगे। जो स्टाम्प एक्ट 1899 है वो अगर आप पढ़ें तो आपको सबसे पहली बात ये पता चलती है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि जिनको रजिस्टर करवाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि जो रजिस्टर्ड ना भी हों तो काम चल जाएगा। तो अगर मैं वो आपको बताऊँगा तो फिर बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन स्टाम्प एक्ट 1899 पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें जो सरसरी अगर मोटा मोटा बताऊँ तो वो ये है कि हर वो डॉक्यूमेंट के जो 100 रुपये से ज़्यादा की मालियत के हवाले से आप किसी चीज़ का सौदा करते हैं तो फिर आपने उसके हवाले से जो स्टाम्प पेपर जारी करना है उसको रजिस्टर्ड लाजमी होना चाहिए, नहीं तो कल परसों अगर आपको कोर्ट में आना पड़ गया तो वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा। अब कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रीज होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे 7E के टैक्सेस हो गए, और इसके अलावा प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देखी जाती है कि क्या है वो शहरी है, दई है, लिंक रोड है, ऑफ रोड है, फिर लेने वाला फाइलर है, नॉन फाइलर है, लेट फाइलर है, बेचने वाला फाइलर है, नॉन फाइलर है, लेट फाइलर है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक स्टाम्प पेपर की जो वैल्यू है वो बताई जाती है कि ये टैक्सेस मिला के और प्लस स्टाम्प पेपर की वैल्यू उसको मिला के आपने स्टाम्प पेपर इतने का जारी करवाना है। तो अगर आप उसमें कमी बेशी करते हैं तो फिर जो रजिस्ट्री होगी वो कल परसों चैलेंज भी हो सकती है और कैंसिल भी हो सकती है। अब आपको ये बताता हूँ कि स्टाम्प पेपर जारी करवाने का मकसद क्या है। हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो स्टाम्प पेपर इसलिए जारी करवाती है कि उनका मेन पर्पज़ पिकनरी होता है, यानी मालियाती मकसद के लिए वो जारी करवाती है और उसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करती है। अब रेवेन्यू तो वो जनरेट करती है, लेकिन उसके बदले आपको सिक्योरिटी देती है कि अगर आप एक चीज़ को ले के उसकी मालियत का सही तयन करके सही प्लेटफॉर्म पर जाके स्टाम्प पेपर जारी करवाते हैं तो कल परसों जब आपको कोर्ट में जाना पड़ जाए तो कोर्ट उसको इन्फोर्सिबल भी करवाती है, यानी कि वो लेने के बाद मतलब जब आप केस दायर करते हैं तो कोर्ट कहती है हाँ ठीक तरीके से स्टाम्प पेपर जारी हुआ है और आपने एग्रीमेंट भी ठीक किया, लिहाजा हम जो मुद्दाले है, जो मुखालिफ है, उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने अपने एग्रीमेंट की पासदारी क्यों नहीं की। एक स्टाम्प पेपर अगर जारी गलत हुआ है तो फिर उसका कोई हल नहीं है। आप जैसे केस पुट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्रीमेंट पे कि केस मेंटेनेबल है या नहीं है। केस मेंटेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि स्टाम्प पेपर ही ठीक नहीं है, तो आपका केस जो है वो चलने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो आपने स्टाम्प पेपर का तयन ठीक करना है, उसकी मालियत का तयन ठीक करना है। अब दूसरी बड़ी गलती क्या है कि कोई भी बंदा जब स्टाम्प वेंडर के पास जाता है तो उसे कहता है जी कि मैंने ये एक एग्रीमेंट लिखवाना है, तो आप ऐसे कह रहे हैं जितना कम हो सकता है आप स्टाम्प पेपर जारी कर दें। हमारे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं और एक जो कॉमन जुमला सुनने में आता है वो यही आता है कि ऐसा करें जी कम से कम मालियत का स्टाम्प पेपर जारी कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितनी मालियत का आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसकी मालियत का सही तयन करने के बाद आपने सही मालियत का जो है वो स्टाम्प पेपर जारी करवाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो है वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो लिख दें और उसके बाद में इन्फोर्सिबल आप करवाने चले जाएँ। तो आपने तयन ठीक तरीके से करना है कि बेसिकली मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का मैं करने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद उस पर जो है वो उसके लिए स्टाम्प पेपर कितने रुपये का मुझे जारी करवाना पड़ेगा। तो दूसरा बड़ा पॉइंट आ गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कई दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि स्टाम्प पेपर जारी करवा लिया, उसको घर में रख लेते हैं और कुछ अर्सा गुजरने के बाद
फिर ज़रूरत महसूस करते हैं ठीक है यार वो जो स्टाम्प पेपर मैंने जारी करवाया था तब तो बंदा मेरा दोस्त था, मैंने नहीं वो किया, आज मैं उस पर तरी लिख देता हूँ और साइन गुठे करवा लेता हूँ। तो याद रखिएगा कि स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आप इसे लिख लें। अगर नहीं लिखा होता तो आप कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर उसको लिख लिया करें। 6 महीने गुजरने के बाद जो है वो अगर आप उसको करेंगे लिखेंगे तो वो एक्सपायर स्टाम्प पेपर जो है वो समझा जाएगा और उसकी तहरीर की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि जो अक्सर औक़ात हमारे देखने में आती है, तो इससे भी आपने अवॉइड करना है। फिर बहुत सी जो है वो गलतियाँ तहरीर करते हुए लिखी जाती हैं। यानी मैं अगर आपको ये कहूँ ना कि आप जो स्टाम्प पेपर जिस स्टाम्प वेंडर से जारी करवा रहे हैं आप उससे सिर्फ इतना पूछ लें कि कौन से सेक्शन ऑफ लॉ के तहत वो स्टाम्प पेपर जारी कर रहा है। आप एक्ट का पूछ लें तो वो आपको एक्ट भी नहीं बता सकेगा। तो जो आपकी तहरीर होती है, तहरीर के हवाले से कि वो तहरीर बाद में आपने अगर थ्रू कोर्ट इन्फोर्सिबल करवानी है तो डेफिनेटली वो तहरीर फिर किसी सेक्शन ऑफ लॉ के तहत आएगी। तो आप कोर्ट के अंदर जाएंगे ना कि ये तो मैंने लिखी थी फलां सेक्शन ऑफ लॉ के तहत मेरा ये कानून मेरा ये राइट बनता है, आप मेरा ये राइट ये 3 लाइनें पढ़ के फलां सेक्शन ऑफ लॉ के तहत मुझे दिलवाएं। अब वो जो 3 लाइनें लिखी होंगी स्टाम्प वेंडर को ये पता ही नहीं होता कि वो 3 लाइनें कौन से सेक्शन ऑफ लॉ के तहत उसने कौन से उस सेक्शन ऑफ लॉ के इंग्रीडियंट्स पूरे करते हुए उसने वो 3 लाइन लिखनी है, ताकि बाद में कल परसों कोर्ट में अगर जाते हैं तो फिर जो है वो इन्फोर्सिबल करवाया भी जा सके। तो स्टाम्प वेंडर्स को ये बात नहीं पता होती, लिहाजा आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएँ कि जिसे कानून का पता हो, ताकि वो जो 3 लाइनें 4 लाइनें आपने अपने हक में लिखनी है वो फलां सेक्शन ऑफ लॉ के इंग्रीडियंट्स को पूरा करके आप लिखवाएं ताकि बाद में आपके काम आ सके। तो स्टाम्प पेपर जो है वो आप सबसे पहले वकील से मशवरा करें या किसी जिस बंदे को कानून आता है उससे मशवरा करने के बाद स्टाम्प पेपर जारी करवाएं। कोशिश किया करें किसी वकील से ही लिखवाएं। ये नहीं कि मैं वकील मैं तब कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप वकील से नहीं लिखवाएंगे तो मैं जैसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दी कि आप बाद में इन्फोर्स उसको नहीं करवा सकते, क्योंकि जब आप कहते हैं नहीं जी मेरा ये राइट बनता था, ये 3 लाइनें मेरे हक में लिखी हुई है, तो कोर्ट कहती है जी इस लाइन में आपका जिस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत आप रेमेडी अवेल कर रहे हैं, आप जो है वो दाद रस्सी मांग रहे हैं, वो तो सेक्शन ऑफ लॉ उसके इंग्रीडियंट्स ही आपने पूरे नहीं किए। तो आप कहते हैं यार ये क्या 4 साल मेरे हो गए हैं, मेरा केस अब फाइनल आर्गूमेंट्स पे है और अब कोर्ट कह रही है कि आपको तो वो इंग्रीडियंट पूरा नहीं है। इसी वजह से आप किसी ऐसे बंदे से कि जिसको कानून पता उससे तहरीर लिखवाया करें। तो ये एक कॉमन गलती है कि जो हम करते आ रहे हैं। अब जो फ्रीकैन की नामुकम्मल तफसीलात होती हैं उस वजह से भी कई दफ़ा हम देखते हैं कि बड़े बड़े मसाइल जो है वो फ्रीकैन को पार्टियों को सुनने में देखने में और फेस करने में आते हैं, जिसमें नाम पता आईडी कार्ड नंबर्स और दस्तखतों की कमी वगैरह होती है। तो आप उसको भी जो है वो फोकस किया करें। एक तो नाम वल्दियत सकूनत कहाँ पे वो रह रहा है ये ठीक लिखा करें, फिर आईडी कार्ड नंबर फिर फ़ोन नंबर, ठीक है ना, और उसके बाद दस्तखत जो 2 गवाहों के दस्तखत करवाए जाते हैं। कोर्ट कई दफ़ा एक इस्तेलाह यूज़ करती है आशिया के गवाह या एक इस्तेलाह यूज़ करती है मार्जिनल विटनेसेस। तो मार्जिनल विटनेसेस क्या होते हैं? कई दफ़ा पूरा स्टाम्प पेपर लिख लिया, तहरीर लिख ली, नीचे लेने वाला बेचने वाला दोनों हैं लेकिन गवाहान कोई नहीं है। तो QSO कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 79 ये कहता है कि 2 गवाह जो कि गैर जानिबदार हों, जिनका उस लेन देन में कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, या इंटरेस्ट ना हो, और दूसरा उस लेन देन में वो कोई अपनी दुश्मनी ना निकाल रहे हों, अपना कोई मकसद ना हाल कर रहे हों, ठीक है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे 2 गवाह आपने लाजमी रखने हैं। जब आप केस फाइल करें तो उन 2 गवाहों को आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस में भी रखना है, उन दोनों को बुलाना भी है, ताकि जो भी स्टेटमेंट है वो उनको उसको इंडोर्स करवा सके कि हाँ बाकी हमारे सामने ये स्टेटमेंट हुई है और हमने अपने साथ अंगूठाजात किए हैं। फिर अंगूठाजात में जो वूमेन होती है, अगर तो लड़की है तो उसका राइट थंब आ जाएगा, और जो लड़का है जेंट है मेल है उसका भी है वो लेफ्ट थंब आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब उसके बाद फिर नोटरी की तस्दीक का भी ख्याल रखना है कि नोटरी पब्लिक बेसिकली क्या होता है। अब ये सारी की सारी अगर मैं इनको स्टार्ट कर दूँ ना तो ये एक वीडियो इसमें बनती है, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा भी कि नोटरी की तस्दीक। फिर आप सिंपल इतना आपने ध्यान रख लें कि नोटरी की जो तस्दीक होती है वो आपने लाजमी करवानी है। ओथ कमिश्नर से आपने जाकर लाजमी उसको टेस्ट करवा लेना है। वो उसके पास अपना एक रजिस्टर होता है जो उसको जारी किया जाता है। उसमें आपने वो जो एग्रीमेंट है उसकी तफसीलात लिखवाने के बाद दोनों पार्टियों के साइन उठा जात और उसकी एक कापी जो आपने नोटरी पब्लिक को ओथ कमिश्नर को देनी है, ताकि वो अपने पास संभाल के रख सके। कल परसों जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप कहेंगे जी ये जो स्टाम्प पेपर है मैंने बाकायदा रजिस्टर भी करवाया है, नोटरी पब्लिक भी जो है वो इसका गवाह है और ओथ कमिश्नर भी, और आप उसको जो है वो एज अ CW कोर्ट मेंबर्स भी कोर्ट में बुला सकते हैं जो कि आपके हक में गवाही देगा।
अभी बहुत सारी गलतियां हैं कि जो हम लाजमी जो है वो करते ही जाते हैं। अब जब स्टाम्प पेपर हम लिखवा लेते हैं तो अब इससे अगली जो गलती है वो ये है कि हम जो है वो स्टाम्प पेपर लिखने के बाद उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। तो रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी चाहिए, जैसा कि हम जायदाद या दीगर अहम मुआहदात को जो है वो जो स्टाम्प एक्ट 1899 है वो कहते हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्टर्ड लाजमी करवाना है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, तो वो हम नहीं करवाते, वो लाजमी करवानी चाहिए। अब दस्तखतों की तस्दीक का फुकदान, ये इतना अहम पॉइंट है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगर आपने कोशिश किया करें कि जो स्टाम्प पेपर है वो तहरीर करवाने के बाद गवाहों के नाम लिखवाने के बाद आप दस्तखत अंगूठाजात ना करें। आप उस स्टाम्प पेपर को लेकर नोटरी पब्लिक के पास चले जाएं, पार्टियों के साथ ले जाएं और नोटरी पब्लिक के सामने साइन अंगूठाजात सबसे करवाएं, ताकि नोटरी पब्लिक अपने रजिस्टर पर भी ये लिखे कि मेरे सामने जो है वो ये दस्तखत अंगूठाजात किए गए हैं फ़लान टाइम पे, और अब मैं इसको अपने रजिस्टर पर भी जो है वो उसका अंदराज करने जा रहा हूँ, और यहाँ रजिस्टर पर भी मैंने सब यानी कि अपने सामने अपने प्रेजेंस पे अपनी मौजूदगी में साइन अंगूठाजात करवाएं हैं, ताकि फिर किसी किस्म का कोई शक ना रहे। अब ये सारी की सारी गलतियाँ ऐसी हैं कि जो आपने नहीं करनी, और कोशिश करना है कि जितनी मालियत का स्टाम्प पेपर बनता है आपने उतनी मालियत का स्टाम्प पेपर जारी करवाना है। जैसे आम मुआहदात हम 100, 200 या 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर करवाते हैं, और जो जुडिशल मुआहदात होते हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग के लिए जो हमें स्टाम्प पेपर चाहिए होते हैं, वो 500 से अबव की मालियत के लिए हम जब उसका चुनाव करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अपने जहन में होने चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आपने एग्रीमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो वाइड नहीं होनी चाहिए, या जो आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो वाइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है कि जिसका मकसद ही वाइड हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाइड कैसे होगी, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं कहता हूँ जी ये लैपटॉप मैं आपको दूंगा, आपने इसके बदले मुझे इतनी चार्ज देनी है, तो ये वाइड कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बदल को, मुआवजे को, मुआवजा ही या जो लेन देन की जो एक कीमत हमने तय की है वो है ही वाइड है, वो है ही गलत है, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट गलत हो जाएगा। या एक ऐसा, अब जो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि पूरे पूरा स्टाम्प पेपर ठीक लिखा होता है, लेकिन जो उसकी तहरीर होती है वो वाइड होती है। कैसे, एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक बंदा कहता है जी कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपने ये करना है कि वहाँ से पिस्टल परचेज करके फलां बंदे को मारना है, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। अब जो वाइड एग्रीमेंट है, वाइडेबल एग्रीमेंट्स हैं, एक शुरू से ही जो है वो वाइड है, वो कौन सा है, फिर आगे जाके जो वाइड हो जाता है वो कौन सा है, या वाइड होने के चांसेस होते हैं जिसके दौरे बईद में, वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं, तो वो सारे इंशाल्लाह आप बताएंगे, ताकि आपका जो स्टाम्प पेपर इशू करवाने का और लिखने का जो तरीक़ाकार है वो ठीक हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैं लास्ट में ये बताऊँगा कि अगर आप गैर कानूनी स्टाम्प पेपर जो है वो जारी करवाते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे। उसमें यही है कि वो जो आपका एग्रीमेंट होता है वो कलअदम हो जाता है, फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है, और आपने अगर एग्रीमेंट ठीक तरीके से नहीं लिखा, नहीं जारी करवाया, और आपने जो है वो उसमें खुद बहुत किया है, तो फिर आपको पिनल क्लासेस के तहत जो है वो सज़ा भी हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जुर्माने और सज़ाएँ बाकायदा तज़रात पाकिस्तान में लिखी हुई भी हैं। स्टाम्प एक्ट 1899 के तहत भी जो है वो आपको ठीक ठाक जो है वो जुर्माने हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक आधी वीडियो जो है वो आप ऐसे भी देखा करें, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि आप जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर दबाएं। मैं हर वीडियो के एंड पे आपको जो है वो साइटेशन भी बताता हूँ, जजमेंट्स बताता हूँ हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उनको ढूंढते हुए उनको पढ़ने के बाद वो आपके काम की है या नहीं है, इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर एक वीडियो बनाने के लिए आपको पता है कि ठीक ठाक टाइम दरकार होता है, वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको थोड़ा सा उसकी जो है वो नॉइस जो है वो उसको कम करना, फिर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाना, थंबनेल बनाना, फिर प्रॉपर एसईओ के तहत उसको जो है वो अपलोड करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लिहाजा आप जो है वो लाजमी हमारा उसका बढ़ाया करें, ताकि आपकी जो है वो रहनुमाई की जा सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मिलेंगे एक अच्छी ज़बरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।